गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम पढ़ रहे थे माइग्रेशन ऑफ द फैमिली। इसमें हमने पढ़ लिया था कि भाई इकोनॉमिक कारणों से जब किसी के पास पैसों की प्रॉब्लम होती है तो वो शिफ्ट करते हैं अपनी जगह से, या तो कोई एजुकेशनल बातें होती हैं, कुछ फैसिलिटीज़ कम होती हैं, बेटर फैसिलिटीज़ के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं माइग्रेशन। तो बहुत सारी फैमिलीज़ को माइग्रेशन करना पड़ता है। इसका लास्ट पॉइंट जो बचा था वो था रिहैबिलिटेशन। अब देखिए इसमें भी एक स्टोरी है। देयर वॉज अ टाउन नेम गलियाकोट इन डंगरपुर डिस्ट्रिक्ट। अब डंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पर गुजरात में, तो वहाँ पर एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है गलियाकोट। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कडाना डैम ऑन द रिवर माही इन गुजरात। ये गुजरात की कहानी है। वहाँ पर एक नदी है माही और उसके वहाँ पर जो डैम है उसके ऊपर वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है। एंड एरिया बिकम अ लो लाइंग एरिया। कडाना डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, control floods, store river water for irrigation purposes and provide water during summers and droughts। अब देखिए आपको पता है जो नदियाँ होती हैं उनके ऊपर डैम्स बनाए जाते हैं। डैम्स को हिंदी में कहते हैं बांध और इंग्लिश में वो क्या कहलाते हैं? डैम्स, DAMS। पता होगा शायद आप लोगों को। अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं कि रिवर्स के ऊपर इनको क्यों बनाया जाता है। रिवर्स के ऊपर इनको इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये कभी कभी देखा है ना, बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ को बचाने से लिए। अब बाढ़ में क्या होता है, बहुत पानी गिरता है तो नदी के जो किनारे होते हैं उनके ऊपर पानी चला जाता है ना। लेकिन अगर किसी नदी के ऊपर डैम बन जाता है तो वो पानी ऊपर जाने से रोकता है। डैम जो होते हैं वो पानी को कलेक्ट कर लेते हैं, तो डैम्स के अंदर पानी भर जाता है तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है कि भाई बाढ़ से लोग मरते नहीं हैं, एक तो है ना, तो नुकसान नहीं होता और पानी भी वेस्ट नहीं होता। जो पानी इधर उधर फैलता है, लोग मरते हैं, इससे अच्छा बांध बना दिया, डैम्स बना दिए, उस पानी को कलेक्ट कर लिया। फिर इस पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। हाइड्रो मतलब वाटर, इलेक्ट्रिसिटी तो आप जानते हो, तो पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, इसीलिए इनको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छा वही इसमें बताया गया है, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, पहली बात तो फ्लड को कंट्रोल कर लिया, फ्लड मतलब बाढ़ को कंट्रोल कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी बना ली। इसके बाद ये जो वाटर होता है जो अपन को डैम में स्टोर कर लिया, डैम में इकट्ठा हो गया, वो एग्रीकल्चर में भी काम आ सकता है, उसमें भी। और इसके अलावा गर्मियों में जब पानी की कमी हो जाती है तो इन डैम्स का पानी हम सिटी में भी भेजते हैं। पानी अच्छा होता है, फ्रेश वाटर होता है। और इसके अलावा मान लो कहीं ड्रॉट है, सूखा पड़ जाता है, तब भी ये पानी यूज़ होता है। तो आप समझ के देखो कि नदी में अगर बाढ़ आती है तो उसका पानी चारों तरफ फैल के लोगों को मारता है, उससे अच्छा हम डैम बना देंगे तो कितने सारे फ़ायदे हैं। हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, पानी को इकट्ठा करने से गर्मियों के दिनों में हमने पानी की कमी से बच गए, हम आराम से हमने सिटी में पानी दे दिया। इसके अलावा कहीं सूखा पड़ता है, ड्रॉट आती है, तो भी हम उस पानी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इतने सारे फ़ायदे होते हैं। और इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी हम यूज़ कर सकते हैं उस पानी को, तो इसीलिए डैम्स बनाना अच्छा काम होता है, ठीक है। अब ऐसा ही एक डैम बन रहा था किस नदी पर? माही नदी पे, गुजरात में। एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम प्रोसीडेड वाटर स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग इन द टाउन। अब क्या हुआ, जब डैम बना तो गांव में पानी इकट्ठा होने लगा। Therefore, government asked the people to leave the town immediately because at any time the town could be submerged under water। अब जब डैम बना रहे हैं, पानी को इकट्ठा कर रहे हैं, तो भाई पानी इकट्ठा होगा तो चीज़ें डूबने लगेंगी, तो टाउन पूरा का पूरा डूब जाता उसके अंदर। तो इसीलिए पहले से ही गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई लोग यहाँ से अपना घर वर खाली करिए और जाइए यहाँ से, ताकि हम यहाँ पे डैम बना सकें। अब ये तो गलत बात है। अब बोलोगे मैडम ये कौन सी बात हुई, लोगों का रहना भी तो ज़रूरी है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी ना करती है कि लोगों को भगा दिया और डैम बना दिया, ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि गवर्नमेंट अगर कोई कंस्ट्रक्शन करती है तो वहाँ से लोगों को हटा के उनको दूसरी जगह नए घर देती है, पूरी फैसिलिटी देती है ना। तो वही इन्होंने कहा। अब गवर्नमेंट ने कहा कि एक कुछ नए हाउसेस बनाए गए उन सभी लोगों के लिए, और दूर थोड़ा सा, ताकि डैम से दूर रहे और पानी ना भरे वहाँ पर। और उसके बाद उधर पे ले जाकर बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ वाले घर बना दिए। इनको हम कहते हैं रिहैबिलिटेशन कॉलोनी। तो रिहैबिलिटेशन मतलब क्या हुआ, किसी को दोबारा से किसी के रहने की दोबारा से व्यवस्था कर देना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अगर मान लो डैम बनाने हैं या फिर कोई रोड्स बनानी है, कोई बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करने हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं,
उस वक्त कुछ लोगों को वहाँ से हटा के उनको नए घर बना कर देती है। इसको हम कहते हैं रिहैबिलिटेशन। ठीक है, इसी तरीके से रिहैबिलिटेशन की कॉलोनी एक बना दी गवर्नमेंट ने। वहाँ पर हॉस्पिटल्स वगैरह सब कुछ होते हैं, स्कूल्स होते हैं, है ना। समटाइम द गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय हाउसेज एंड बिल्डिंग्स बिल्ट ऑन अनऑथोराइज्ड लैंड, दिस इज कॉल्ड डिमोलिशन। लेकिन अब मान लो कि एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, डिमोलिशन। अब मान लो कि कोई इंसान है और कोई आदमी है, उसने एवं ही किसी कहीं पर घर बना लिया है ना। तो भाई ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम यहाँ पर कहीं भी घर बनाने लगे, ऐसे तो सब एक दूसरे से लड़ेंगे। तो घर कहीं पर भी थोड़ी ना बना सकते, हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। और अगर बिना परमिशन के घर बनाएंगे तो गवर्नमेंट उसको तोड़ के चली जाती है। उस वक्त वो कोई नया घर नहीं देती, क्योंकि आपने गवर्नमेंट का रूल तोड़ा है, तो आप अपराधी होते हो उस वक्त, है ना। तो भाई अगर कोई इंसान ऐसा करता है कि कहीं भी मनमर्जी से घर बना लिया धोखे से, तो गवर्नमेंट को पता चलता है तो उसका घर तोड़ देता और फिर कोई नया घर नहीं देता। इसको हम कहते हैं डिमोलिशन। तो रिहैबिलिटेशन अलग चीज़ है, डिमोलिशन अलग चीज़ है। रिहैबिलिटेशन में गवर्नमेंट दोबारा घर बना के देती है और अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ। डिमोलिशन में कोई घर वर बना के नहीं देती है, क्योंकि अगर हमने गवर्नमेंट का रूल तोड़ा और कहीं भी घर बना लिया तो वो घर तोड़ दिया जाता है। The people living in such places have to move to a new place। अब देखो, ये तो हम देख रहे हैं कि थोड़े दिनों के लिए कहीं दूसरी जगह जाके रहना पड़ता है। In the previous chapter we learned how Bhavna's grandfather migrated from Lahore to Rajkot at the time of partition। अब देखो, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भावना के जो दादाजी थे वो पार्टीशन के वक्त राजकोट आए थे पाकिस्तान से, है ना। They had to live behind all their belongings and property in Lahore। और उनको अब लाहौर में अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी वगैरह छोड़ के आनी पड़ी थी। द एंटायर फैमिली फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स आफ्टर रीचिंग राजकोट। राजकोट पहुंचने के बाद, अब एक बात बताओ, कोई इंसान कहीं नहीं जाके रहेगा तो उसको प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो हमें सब जानते हैं, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, घर होता है, गाड़ी होती है। लेकिन अगर हम कहीं ऐसे जाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं होता और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। They had to spend many days in tents and school buildings। और जब पार्टीशन के वक्त जो लोग इंडिया आए थे या इंडिया से जो लोग पाकिस्तान गए थे, उनको तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। उनके पास तो बहुत दिनों तक कोई घर नहीं होते थे, टेंट में रहना पड़ता था, ना कोई स्कूल्स होते थे। देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। और फूड, ना खाना होता था ना पानी होता था, बहुत कम होता था। इसके बाद उसमें साफ़ सफाई भी कम होती थी, क्योंकि इतने सारे लोग थे, कितनी साफ़ सफाई होती, सब गंदा होता था। Bhavna's grandfather received assistance from the local people and the government to set up a small business। उसके बाद भावना के ग्रैंडफादर जब लाहौर से आए थे तो उनको किसी ने बताया कि भाई आप कोई छोटा सा बिज़नेस शुरू करो, छोटा मोटा काम करना शुरू करो। और उनकी फैमिली तो बहुत बड़ी थी, तो उनके पास 7 मेंबर्स थे उनकी फैमिली में। तो जो कौन कौन थे, भावना के ग्रैंडफादर तो थे ही, उनके 3 बेटे थे और 2 बेटियां थीं। वो सबके सब एक छोटे से घर में रहते थे। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स हर ग्रैंड पेरेंट्स, फादर एंड 2 uncles स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस। अब थोड़े दिनों बाद उन लोगों ने, उसके ग्रैंडफादर ने और उसके दोनों भाइयों ने, बेटों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। इट फ्लरिश्ड एंड एवरीबडी वर्कड एंड लिव टुगेदर एज ए यूनाइटेड फैमिली। तो उनका बिजनेस अच्छा चल गया, है ना, अच्छा चल गया, तो वो लोग सब साथ में रहने लगे। दे स्ट्रेंथन देयर बॉन्ड बाय गिविंग रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स एंड शोरिंग लव ऑन द यंग वंस। तो वो अपनी रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा उन्होंने। कैसे? वो बड़ों की रिस्पेक्ट करते थे और छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। तो देखिए, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि माइग्रेशन ऑफ द फैमिलीज़ कैसे होता है, क्यों होता है। इकोनॉमिक कारणों के से होता है, एजुकेशन के लिए होता है, बेटर फैसिलिटीज़ के लिए होता है, या फिर रिहैबिलिटेशन के कारण होता है। ठीक है, तो चलिए, द चैप्टर इज़ ओवर। और मेरे ख्याल से इसकी PDF मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, तो सब बच्चे इसको एक बार रीड कर लीजिए। चैप्टर ख़त्म हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो पूछ लेना। यू ऑल हैव माई नंबर। इसके अलावा PDF आपको मैं जल्दी से दे दूँगी, कॉपीज़ कंप्लीट करके चेक करा लेना। हैव अ वेरी नाइस डे ऑल ऑफ यू। बाय बाय।